यहाँ एक ये रिवायत बन गई है कि आप जब तक 4 अंग्रेज़ी लिखने वालों के, रशिया के 3-4 उनकी बात ना करें तब तक आप राइटर हैं ही नहीं। कश्मीर लाइफ आज की मुलाकात ऑथर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि हमारे पिछले शुमारे देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस सीज़न में हम कश्मीरी ऑथर्स से बात करें, या तो जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है या फिर उनके साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने कश्मीर पे काम किया है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज दावत दी है स्टूडियो में शकील उर रहमान साहब को, जो कि एक कश्मीरी फ़िक्शन राइटर है, कॉलमनिस्ट है और इसके अलावा एक एक्टर और परफॉर्मर भी हैं। शकील साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। शकील साहब, हम आपके तारुफ से स्टार्ट करते हैं। जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए अपना एक मुख्तसर सा तारुफ देते हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कश्मीर लाइफ का भी, मसूद साहब का, कि चंद टाइम पहले जी, 1.5-2 साल पहले। दूसरी बात यह है कि जन्म तो वही है जब से मैंने लिखना शुरू किया। बिल्कुल। मैं स्कूल में था जी। स्कूल का आप समझिए कि उन दिनों आया करते थे बीटी टीचर्स। हाँ, टीचिंग में ना बैचलर। जी जी। बाहर से आते थे हमारे स्कूल में, सेंट्रल हाई स्कूल था फतेहगढ़ का, CMS। लड़के तो उन दिनों कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते थे। वो भी कहानियाँ सुना के उनको चुप करा के पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था तो अपना लेक्चर शुरू करते थे, वो तरीका था। तो वो पता नहीं कैसे मैं भी कहानियाँ सुनाता था उन बच्चों को, कैसे वो मुझे कहते थे इनको कहानी सुनाओ। शुरू हो गया सिलसिला। आजकल मैं कहानी लिखता हूँ। पहले आपने कहानी सुनाना स्टार्ट किया और सुनाना स्टार्ट किया। घर का माहौल भी था जी। तो मेरे वालिद साहब अमीन कामिल साहब थे, उनकी कहानियाँ भी पढ़ी। उसके अलावा क्रिटिक भी थे, बहुत कुछ था। दैट इज अनदर पार्ट। असर तो होता है, मैं कहूँगा शायद जीनस में भी होता है। तो फिर रेडियो चले गए। रेडियो में जो पहली गाइडेंस हमें हुई वो अवतार किशोर रायबर साहब थे। तो आहिस्ता आहिस्ता लिखते रहे। मेरा पहला अफसाना जो रेडियो पे हुआ वो था तबक नालन प्योर रॉक। कश्मीरी में? मैं तो कश्मीरी ही लिखता हूँ। तो तबक नालन प्योर रॉक, तबक नाल होता है जो हमारा फेरन है ना जी, या कुर्ता लीजिए, यहाँ पर उसका जो यहाँ पर आप देखते हैं ना बटन लगा, जी जी जी, उसके बदले यहाँ, ठीक है जी, गला जो उसका है जी जी जी। तो आप ये निकाल के जब यहाँ आएगा तो पिछला साइड आगे जाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे का पिछला साइड, बिल्कुल, उसको तबक नाल कहते हैं। ओके जी। तो उसका मतलब है रॉक फ्यूरन मीन्स कि जो आगे का है वो पीछे चला गया, पीछे का आगे। वही है मेरा टाइटल था उस कहानी का। बस उसी कहानी से शुरू, तब से मैं लिखते आया हूँ। कुछ किताबें भी हैं, 2 हैं ऑलरेडी। मेरा एक मजमुआ है, उसके बाद दूसरा भी जी, एक एंथोलॉजी है, वो अभी छपने वाली है। अभी इस पे काम चल रहा है? अभी वो कंप्लीट हो गया, वो चल रहा है अभी। कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। आपने अमीन कामिल साहब का जिक्र किया, क्या क्या लेसन्स उन्होंने आपको दिए जब राइटिंग की बात आती है? उन्होंने ये दिया कि जो वो लिखते थे हम बीच में पढ़ते थे। लेसन्स नहीं दिए उन्होंने? नहीं लेसन। मैं एक बात बता दूं जी, जो ये लिखने का फन है या आर्ट का है, ये कोई कारपेंटरी नहीं है, नक्श निगारी नहीं है कि भाई हाथ ऐसे चलाओ तो ये होगा, नहीं होगा। ये जब तक इनबिल्ट आप में खुदादाद सलाहियत ना हो तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। हम 4 भाई थे, एक तो उनकी डेथ हुई, तो 3 भाई हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ। मेरा दूसरा छोटा भाई मुनीब रहमान के नाम से है, लोग जानते हैं उनको, इज़ वेल क्रिटिक, लिखने वाले लिखते हैं। तो
दो में है, और दो भाई जो थे उन्होंने बिल्कुल इससे अलग ही थे। ये सिखाया नहीं जाता है। यू कॉन्ट गो टू एन इंस्टीट्यूशन और वहाँ से आप कहेंगे हाँ चीजलिंग होती है। जो आप लिखते हैं उसको किसी को दिखाएंगे जो जानने वाला हो, तो वो आपको कह सकता है कि भाई इसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं मयारी बनाने के लिए। मैं शायर नहीं बना, शायर इसलिए नहीं बना, शायद मेरे में वो सलाहियत नहीं थी कि मैं शायर बनूं। आपका जहन अफसाना निगारी की हाँ। जब हम अफसाने की बात करते हैं और कहानी की बात करते हैं, कहानी अफसाने में मत जाओ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन जो है ये क्रिएट होता रहेगा और लोग उलझते जाएंगे। आप कहिए अफसाना, आप कहिए कहानी, मतलब थिन लाइन इज देयर। वो थिन लाइन जो है वो समझने के लिए वो वसी टॉपिक है। हाँ, वो थिन लाइन है। हिंदी में कहानी है तो हिंदी में ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। अफसाना यहाँ लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ये थिन लाइन जो है वो समझने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों को उलझाना, ये हमेशा ये मैंने देखा कि बहुत जगह पर ये बात होती है, लेकिन पूरी तरह से लोगों की समझ में नहीं आता है कि भाई ये कहाँ पर अलग होता है। अगर हम अफसाना निगारी की बात करें, क्योंकि आप अफसाना लिखते हैं, क्या सब्जेक्ट्स है या टॉपिक्स है या आपका जो स्टोरी आइडिया होता है वो कैसे आता है? हाँ देखिए, मैं ज़्यादा कि मेरे पास कोई इतना है कि भाई मैं ये टॉपिक लेके लिखूं। बिल्कुल। इसमें मुझे ये क्या क्या दिखाना है, क्या क्या किस किस चीज़ को उजागर करना है, वो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बनता कुछ और ही है। मेरे 40 साल से 50 साल से मेरे जहन में था कि मैंने सुना था कि हम जहाँ रहते थे पहले, मतलब मेरे फादर साहब, मैं नहीं, वहाँ एक बियर आता था, वो कोई खड़ाव उन ज़माने में पहनते थे, खड़ाव, ठसखराव, ठसखराव भी कहते हैं। ठसखराव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ होती थी चलने से। तो उस ज़माने में वो वही बनाने वाला एक था, उसके पास बालू आता था। बालू आके उसके पास बैठता था, घंटा भर बैठा, वो चला जाता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं। ये मैंने सुना। एक दिन मैंने कहा कि भाई वो बालू अगर वहाँ जाता था, क्यों जाता था, मैं इस पर लिखूं। मैं सोचने लगा तो एक कहानी बनने लगी, लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। वहाँ बना मेरा एक अफसाना है हाप, वो कुछ और ही है। ये कहाँ से आता है पता नहीं, कैसे लिखते हैं। एक अफसाने को दूसरे अफसाने से अलग मुख्तलिफ रखना, कैरेक्टर्स बिल्ड करना, ये कैसी प्रोसेस होती है? कैरेक्टर्स बिल्ड करने के लिए आपके जहन में मतलब पहले से ही मुख्तलिफ कैरेक्टर, क्यों, बिकॉज इट इज़ ऑल ऑन ऑब्जर्वेशन। जितनी पावरफुल एक किसी राइटर को ऑब्जर्वेशन हो, उसने आज ही नहीं देखना है तो लिखना है नहीं। ये अपने जब से आप शऊर आप में पैदा हुआ है, तब से आप कुछ न कुछ देखते आए हैं। जिंदगी का उतार चढ़ाव है, लोगों के हादिसात हैं, तो आपके जहन में कुछ न कुछ रहता है। तो कैरेक्टर वहीं से बिल्ड होता है। कैरेक्टर किसी नॉवल का, किसी अफसाने का, किसी ड्रामे का कैरेक्टर वहीं से बिल्ड होता है, और जो थीम लेके आप चलते हैं आपके जहन में वो कैरेक्टर आते रहते हैं। तजुर्बा, थोड़ा बहुत तजुर्बा वही है ना। हमारे पास एक कुत्ता था, जब हम छोटे थे हमारे घर में कुत्ता था, तो किसी वजह से उस कुत्ते को घर से निकाल दिया। 5 साल के बाद वो कुत्ता हमारे घर पहुंचा। वो कहाँ था, क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, उसको क्या हमदर्दी थी, इस पर जब मैं ज़्यादा सोचने लगा तो इसमें बहुत सी कहानियाँ बनती हैं। मैं ये बता दूं कि एक कहानी लिखने में 2 साल भी लगते हैं, आधे घंटे में भी होती है। और कोई कहानी मेरे को, आजकल मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, मेरे जहन में था कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बड़ी तारीफ होती है, भाई जन्नत बेनज़ीर है, वो है ये, लेकिन कश्मीर के घरों में आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले, 100 साल पहले जो लोग रहते थे यहाँ, विजिटर जो टूरिस्ट आते थे, वो फॉरेनर्स हुआ करते थे, यहाँ के थे, इंडिया के या फॉरेनर्स थे, बहुत खुश होते थे कश्मीर को देख के। लेकिन यहाँ के घरों में जो सितम ज़रीफ़ी थी, जो गुर्बत थी, जिस तरह से लोग जीते थे, उसको कोई नहीं देखता था। खूबसूरती को हमेशा ऊपर से, मेरे कहने का मकसद है ऊपर से लोग देखते हैं, लेकिन झांक के अगर देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको कि आप बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं आजकल वो कहानी लिख रहा हूँ, उस पर एक अफसाना लिख रहा हूँ, वो एक्सप्लोर करने के लिए
थी, लेकिन पिछले मेरे ख्याल में 6 महीने से वो चल रहा है प्रोसेस। तब से तो मैंने और भी एक कहानी लिखी, लेकिन वो कहानी अभी पूरी नहीं हो रही, बिकॉज मैं क्या कहना चाहता हूँ वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो इसमें जो है वो हर बात होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ। हाँ, इसमें ये है कि मैं जो चाहता हूँ वो पता नहीं कहाँ से फिर आएगा, उसमें टर्न कैसे होगी, क्या बनेगा, वो मुझे पता नहीं। अब अगर हम आपके स्केड्यूल की बात करें तो कैसे आप मैनेज करते हैं राइटिंग और अपनी डेली लाइफ? इट्स वेरी इजी। जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप सोचते रहते हैं, वही जो सोचना है वो आपके जहन में रह के फिर शाम को अकेले बैठ के कह रहा है। उसमें कभी मैंने दिन में नहीं लिखा है, जब भी लिखता हूँ तो हाँ, ये प्रोसेस मेरे ख्याल में बहुत सारे राइटरों का यही प्रोसेस होगा। हाँ, मैंने अपने फादर साहब को देखा है, दिन को भी लिखते थे, सुबह उठ के भी, शाम को भी, लेकिन वो तो अलग बात है, हम compete नहीं कर सकते हैं उनके साथ। लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अफसाने लिखता हूँ, मैं सिर्फ अफसाने पढूं। मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी मैंने बहुत पढ़ी है, ज्योग्राफी पर मुझे बहुत दिलचस्पी थी उसके साथ भी। या आई एम बर्ड वॉचर। ओके। मैंने परिंदों को जाके देखता था घंटे भर। अब तो टाइम हो गया। किताबें भी पढ़नी पड़ती है ऑफ योर इंटरेस्ट। ये नहीं है कि भाई वो भी मेरी इंटरेस्ट है, डिफरेंट टॉपिक्स पर तो पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? हाँ, पुरानी हिस्ट्री वो पढ़ने के लिए मुझे लाइब्रेरियाँ भी जाना पड़ता है। बिल्कुल, मिलना भी चाहिए, क्योंकि यू कैन रेफर देन, या आप में बहुत सारी वो बातें हैं जो आप जानते नहीं हैं, वो जानने के लिए आपने पढ़ना ही है, और कैसे मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि भाई जो हमारे पुराने शायर हजरात थे, जिसमें सूफी शायर भी हैं बहुत सारे, वो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे थे, पढ़ना किताबें ही नहीं है। उन दिनों जाया करते थे अपने साथ के पास, मुर्शिद के पास, तो उनसे तालीम हासिल करते। अब तो ये है ज़माना कि आज का कि जाने के लिए कोई तैयार नहीं है किसी के पास। हाँ, किताबें हैं, अब किताबें पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं, बहुत कम है, रुझान उतना नहीं है किताबों के साथ। तो यही वजह है कि जो आजकल फील्ड में है बहुत कम पढ़ा है उन्होंने। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम आपकी राइटिंग की बात अगर करें, क्या क्या थीम्स हैं या क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप एक्सप्लोर करते हैं अपनी राइटिंग्स में? नॉट नेसेसरी कि भाई मैं ये थीम्स एक्सप्लोर करूँ, ये थिंग, ये मैंने कहा ना, ये क्राफ्ट वो नहीं है कि आपने दरवाजे बनाते हैं कि आप खिड़कियाँ बनाते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। आप ऐसे समझिए कि आपको क्या यहाँ पर छूता है, उसी को लेके आप लिखेंगे और आगे भी लाएंगे। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि हम हर ऑथर से पूछते हैं, वो ये है कि हर लिखने वाला या हर अफसाना निगार, मुसन्निफ हो, जो भी लिखते हैं, उनको अपने अपनी तरह के चैलेंजेस जो हैं उनको एनकाउंटर करने पड़ते हैं। आपके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग? मेरे एक अजीज दोस्त हैं, मैंने उनको कहा कि भाई बात यह है कि मैं पिछले 6-7-8 महीने से कुछ मैंने लिखा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। कहा मुझे मेरा भी यही हाल था, यही तो राइटर्स ब्लॉक। आई हैव रिटन फॉर दूरदर्शन केंद्र इन 74। पहला सीरियल जो दूरदर्शन केंद्र में हुआ, तब से वो दूरदर्शन नहीं था, टेलीविजन सेंटर था। ओके। टेलीविजन सेंटर में 74 में पहला जो सीरियल हुआ था स्वादत पद जी। तो फारूक नाज़की साहब प्रोड्यूसर थे उन दिनों, रेडियो से आए थे, वो तो नाम है उनका, वो हमारे गुरु रहे हैं। उन दिनों क्लोज बुकिंग हुआ करती थी, लिखने वालों की भी और एक्ट करने वालों की भी। क्लोज बुकिंग में 3 महीने तक लिख सकता है, उसके बाद नहीं लिख सकता। हाँ, 4 एपिसोड या 8 एपिसोड या क्या था, तो वो सजूद सैलानी साहब लिखते थे। उसके बाद वो गुलाम नबी पापा ने लिखा। उसके बाद इन्होंने कहा अब कौन लिखेगा, मैंने कहा मैं लिखूंगा। तो लकीली फिर मुझे वो क्लोज बुकिंग का चक्कर जो है वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने 1 साल वो लिखा, दैट वाज ऑन डे टू डे लाइफ। उसके बाद और एक था टुवर्ड्स सोन, वो लिखा। वो ज़माना था जब लिखने वाले ये नहीं जानते थे कि भाई इस मीडिया के लिए कैसे लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट था, वो तो आप समझे फिल्म स्क्रिप्ट लिखना था, ठीक है, स्क्रीन प्ले। वही वो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी थी। देन आई एक्टेड इन
डिफरेंट प्रोग्राम्स प्लेज। तो उसमें शुक्र है कि एक रसूल मीर एक म्यूज़िकल फिल्म बनी थी, बशीर बडगामी साहब ने बनाई थी। उसके बाद हवा खातून बनाई उन्होंने, वो अभी भी नाम है, वैसी फिल्म अभी तक नहीं बनी वहाँ। तो उसमें भी मैंने काम किया है वज़ीर बादशाह का। तो सिलसिला चलता रहा। वो ज़माना था जब मैं लिखता भी था और एक्ट भी करता था और पढ़ता भी था। मल्टीटास्किंग। हाँ, उसके अलावा मैं अखबार में भी लिखता था। और सबसे बड़ी बात है कश्मीर में दुखी बात, बहुत दुख इस वक्त भी होता है जब हम एक कश्मीरी को कहेंगे कश्मीरी पढ़ो, कश्मीरी लिखो, ये दुख की बात है। बिल्कुल। हमारे घर में माहौल था कि वहाँ पर मीटिंगें होती थी कि भाई कश्मीरी ज़ुबान को कैसे स्कूलों में लिया जाए, कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। पढ़ना ना बोलते तो सभी हैं, वहाँ पर मीटिंगें होती थी। उस ज़माने में हमारे घर में जितने भी बड़े राइटर्स यहाँ हैं वो वहीं पर हुआ करते थे, आया करते। कोशुर मरकज़ के नाम से एक तंजीम हुआ करती थी उन दिनों राइटरों की। तो हम छोटे बच्चे थे, हम वहाँ बैठते थे। हमारे जहन में ये रहा कि भाई कश्मीरी ज़ुबान के लिए ये रास्ते खोलने हैं कि लोगों तक पहुँचे। जब मैं बड़ा हो गया, कॉलेज से मैं निकला, इट वाज 74 जब मैं कॉलेज में लास्ट मेरा चल रहा था। तो 74 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रेरी कोशुर महाज नाम से। महाज, कोशुर महाज बहुत मशहूर उन ज़माने की है, जिसने कोशिश की कि लोगों को कहें कि कश्मीरी ज़ुबान पढ़ो, ये आपकी मादरी ज़बान है। ये अलमिया है कि अपनी मादरी ज़बान को लोगों को पढ़ नहीं पाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ जो ये प्रेस कॉलोनी है इसके बाहर हमने एक दीवार पे पूरा स्क्रिप्ट लिखा था, कायदा लिखा था, अली पे अब। तो उसके बाद सारे डाउनटाउन में हर जगह हमने लिखा था, नारे लिखे थे, कोशुर लिखे तो परियो, कोशुर लिखे, उससे नार्ज किए। हमने यहाँ कश्मीर में JNK में मजमून नवीसी के मुकाबले किए हैं बच्चों के, कश्मीरी में लिखने के, कश्मीरी में। बाद में उनको इनामात भी दिए। वो भी ये उन दिनों आसान नहीं था ये कवर करना, JNK मतलब बानहाल से पार भी, ये बहुत मुश्किल काम था। आज तो इस पर हम मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ उन दिनों बहुत मुश्किल। तब मैनुअली आपको जाना पड़ा? मैनुअली खत किताबत का जरिया था। और दैट वाज द रेवोल्यूशन। और यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में ही बुक एग्जिबिशन 7 दिन का किया है कश्मीरी के, क्योंकि लोग कहते थे भाई कश्मीरी में कौन सी किताबें हैं, सूफी शायरों की छोटी छोटी किताबें हैं। वो गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद हुआ करते थे, उनका बहुत एहसान है कश्मीरी ज़ुबान पर कि उन्होंने वो छपाए हैं। लेकिन हमने जब एग्जिबिशन की 7 दिन तक वो थी, लोगों को पता चला कि हमारे पास कितनी किताबें हैं। एकेडमी से हमने किताबें लाई थी। हसरत गढ़ा साहब की लाइब्रेरी इस वक्त की भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो उन्होंने अपनी किताबें दी, 70% किताबें उनकी थी। और वो 7 दिन तक लोगों को पता चला कि भाई कश्मीरी में किताबें हैं। ये हालत थी, लोगों को ये भी पता नहीं था कि कश्मीरी में तनकीद पर भी किताबें हैं। लोग बेसिकली अनअवेयर थे, पढ़े लिखे लोग थे। ज़माना ये आया कि फिर जो कश्मीरी बोलता था उसने उर्दू बोलना शुरू किया। मैं भी बेसिकली गाँव से हूँ। जी। जब गाँव के लोग शहर आए, स्कूल में एडमिशन लिया, तो उनकी ज़ुबान तो अलग थी ना। बिल्कुल कश्मीरी बोलते थे, मगर डायलेक्ट कुछ अलग था। लहजा और डायलेक्ट तो वहीं का था ना। तो वो फिर यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाया यहाँ के लड़कों के शेखी के साथ। देन दे शिफ्टेड टू उर्दू। तो बेसिकली दे वांटेड टू फिट इन। हाँ, फिट होने के लिए। फिर यहाँ के लड़कों ने, बच्चों ने क्या किया, वो फिट नहीं हो पाए तो उन्होंने भी बोलना शुरू किया उर्दू। तो ये मेरा अपना तजुर्बा है, कोई इसको माने या ना माने, मैंने कहना है। और इस पे सोचे तो यही पहुँचेंगे इसी बात। जैसे आप आज अंग्रेजी में होता है, बिल्कुल वही तो है। अब अंग्रेजी शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, अभी फिट नहीं हो रहे हैं, अंग्रेजी उतना नहीं फ्रीक्वेंट बोल रहे हैं, तो बोल सकते हैं तो, लेकिन अंग्रेजी बोलना तो बहुत ज़रूरी है। ब्रेड एंड बटर के लिए यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ब्रेड एंड बटर के लिए बोलना है। चलिए वो अलग बातें हैं। मैं ये कह रहा था कि हमने वो तहरीक भी चलाई है, बिल्कुल, और बहुत साल वो भी चला। उसके अलावा उस तहरीक की वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया लिखने में। लिखता था
बहुत कम। मैंने किताब नहीं छपा पाया कुछ नहीं, क्योंकि हम उसी के साथ 24 घंटे थे। और जो भी ऐसी तहरीक के साथ होता है वो मेरे ख्याल में वो उतना नहीं लिख पाता है, बिकॉज वो 4-5 लड़के थे, हम 24 घंटे उसी के साथ रहते थे, तहरीक के साथ। इस वक्त की अगर बात करें, हाल की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे छोटे नौजवान लोग हैं जो लिखने में इंटरेस्टेड हैं, किताबें भी छपती हैं, उनकी शायरी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन यंग ऑथर्स को? पढ़ो, अगर आप में मादा है और सलाहियत है, खुदादाद सलाहियत है, आप लिखोगे। अगर आप उम्र भर भी पढ़ोगे, लिखने की सलाहियत नहीं है खुदादाद, तो कुछ नहीं करोगे। लिखोगे, मजमून लिखना, निशात बाग पे मजमून लिखने से वो तो क्रिएटिविटी नहीं है ना। मुझे लगता है कि भाई वहीं से है, जीन्स में है या खुदादाद सलाहियत है, कहीं ना कहीं से निकलती है, सामने आता है। कोई अगर बहुत मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, तो पॉलिश हो सकता है ना? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जी जी, पॉलिश हो सकता है। अगर आपके पास सलाहियत है तो पॉलिश हो सकता है, वो ज़रूरी है। कोई कहे कि भाई मैं इसको राइटर बनाऊंगा, वो वहाँ एक चीज़ है। ये मैं बताऊंगा कि आजकल जो पब्लिशिंग हाउस है वो राइटर को राइटर बनाते हैं, जो पूरा नहीं लिख पाता है उसको भी बनाते हैं। वो अलग एक लंबी कहानी है कि आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब ये सारा प्रोफेशनल प्रॉफिट के लिए बन रहा है। क्योंकि आप कश्मीरी में लिखते हैं, कश्मीरी ज़बान को अच्छे से जानते हैं, पढ़ते भी हैं, तो अगर हम अभी हाल की बात करें, जो अभी कश्मीरी लिटरेचर है, जो अभी कश्मीरी लिटरेरी सीन है, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, कश्मीरी ज़ुबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है यही रहेगी। इसके पढ़ने वाले जो वो राइटर जितने भी हैं पढ़ने वाले, उसमें जो मतलब शायर, आज आपने पता है कि किताबें छपती हैं ज़्यादा शायरी की, नस्र बहुत कम छपता है, तो वो पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा। लेकिन नस्र की बात करें तो सिनेरियो ये है कि हमारे स्कूलों में कश्मीरी पढ़ाई जाती है। मुझे ज़ाती तौर पता है, नहीं, इंसाफ नहीं हो रहा है। स्कूलों में वो टीचर जो हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको दिलचस्पी नहीं है उसके साथ। हाँ, कश्मीरी पढ़ के भी आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं वो, लेकिन उस तरह बहुत कम है उसमें। मैं कहूँगा 100% नहीं, 25% वो है जो पढ़ाते हैं दिलचस्पी से बच्चों को कश्मीरी। पहले तो हमारे जो भी यहाँ कायदे हैं कश्मीरी के, उनमें इतनी गलतियाँ हैं कि कहने की बात नहीं। मैंने आउटलाइन करके फेसबुक पर भी डाला था, भाई देखो क्या इनको पता ही नहीं है कौन एराब कहाँ पर लगाना है। नंबर 1, एराब तो सिखाने के लिए है, बेसिक है, उसके बाद ये हटानी है। उसके बाद कश्मीरी लिखिए, आप कैसे लिखते हैं आप पढ़ सकते हैं। जब आप कश्मीरी हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उर्दू में कोई एराब है, ज़बर है, ज़ेर है, कोई पेश देखते हैं, कभी किसी जगह आप देखेंगे। आप कोई किताब लीजिए, आप इसी तरह से कश्मीरी ज़ुबान में भी बहुत कम इस्तेमाल करो। हाँ, सिखाते वक्त आपने आवाज़ सिखानी, वॉवल सिखानी, तो वॉवलों की जब बात होगी तो आप सिखाइए, बिल्कुल। लेकिन पहले तो यहाँ मुझे लगता है कि जो यहाँ पर सिलेबस बनाने वाले हैं उनमें कोताही होती है कहीं ना कहीं। उससे भी मैं इत्फाक नहीं करता हूँ कि भाई वो 100% देते हैं। ये मैंने कहा किताबों में बहुत गलतियाँ हैं, अब चेक कीजिए, आप लाइए। और पब्लिशर जो हैं, अब जो भी पब्लिशर हैं, फ़ोटो लगाने से नहीं हम कहेंगे कि भाई हाँ इन्होंने अच्छी किताब छपाई है। उसमें जो मटेरियल है वो आप देखिए। स्कूलों को चाहिए कि वो एक्सेप्ट ना करें वो बुक कश्मीरी की जिसमें गलतियाँ हों। उसके लिए कोई तरीक़ेकार होना चाहिए कि हम कैसे कौन सी किताब करें। बहुत सारे राइटर हैं कश्मीरी, आप उनको लाइए, उनको कहिए लिखिए ये, फिर देखिए उनका स्क्रिप्ट ठीक है कि गलत है। लिख नहीं पाते हैं। अरे पहले खुद भी सीखो। राइटरों को चाहिए कि वो स्क्रिप्ट पहले सीखें। दर्ज देना ही नहीं होता है, अमल भी करना होता है। कैसे लगता है आपको फिर इम्प्रूव हो सकता है? देखिए, ये सरकार के बगैर नहीं हो सकता है। पहले ये होना चाहिए कि इरादा के भाई ये इरादा पूरा पक्का होना चाहिए कि ये करना है हमें। दिस इज ड्यूटी ऑफ अवर, जो हमारे एजुकेशन निज़ाम में है, जो हमारे उनसे ऊपर बॉसेस हैं, उनमें पहले ये होना चाहिए ये करना है। ये सारा जो बेसिक से है उसमें बहुत गलतियां हैं। मैंने कहानियों को दूसरा मोड़ दिया है जी। अपने अफसाने जो हैं, आपने शायद मेरे अफसाने पढ़े होंगे। आजकल का ज़माना जो है, आजकल का ज़माना कुछ डिफरेंट है। लोगों की सोच, जो हमारी नई पौध हैं, उनको सोचने का जो है उनका ढंग वो अलग है, उनको समझने का जो है अपना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है कि भाई
आप समझ पाते हैं जो हम लिखते हैं अच्छी तरह से। जी। लेकिन जो हम रिवायती कहानियाँ जैसे चलती हैं हमारी, मैं भी लिखता हूँ, उसमें भी चेंज लानी है, कहने का तरीका बदलना है। जिस तरह से हम बात कहते आए हैं उसमें इन एनी केस चेंज होनी चाहिए, तो हमारी नई पोत जो है वो एक्सेप्ट करेगी। स्टोरी टेलिंग का तरीका बदलना, वही है ना। मैंने एक कहानी लिखी है बुमूद हुस्न, वो जब मैंने लिखी तो मैं सोचने लगा भाई मैंने कैसे ये लिखा। वो कोविड का दौर था, घर में बैठे थे सभी, उसमें बहुत काम कर पाए हम। खुदा न करे कोविड दोबारा आए और हम लिख पाए अच्छी तरह से उसके बगैर। और एक है कथा सलाबिज। कथा सलाबिज, हाँ, वो अफसाना भी है। वो भी मैंने कोशिश की कि मैं आजकल के जो हमारे यूथ हैं उनके लिए लिखूं जो वो चाहें, जिस तरह से वो समझते हैं। और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का आज मुशाहिदा जो है वो चेंज हो गया। बिल्कुल। यहाँ एक ये रिवायत बन गई है कि आप जब तक 4 अंग्रेज़ी लिखने वालों के, रशिया के 3-4 उनकी बात ना करें तब तक आप राइटर हैं ही नहीं। और आप दूसरे को ये बताने के लिए कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको पढ़ा है, इसको पढ़ा है, उसको ये थीम है। मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। हमारे जो भी लिखने वाले पुराने थे उन्होंने वो नहीं पढ़े थे, लेकिन कश्मीर में जो लिखा गया है ना सदियों पहले, वो अभी वहाँ पर भी नहीं उन्होंने लिखा है। आप ग्रीस की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये आप उसके साथ मत जाइए। मैं अंग्रेजी जाड़ के बात नहीं करना चाहता हूँ। कश्मीरी ऑथर्स की अगर हम बात करें जिन्होंने कश्मीरी में लिखा है, तो आपने किन को सबसे ज़्यादा? बहुत बड़े हैं। अख्तर मोइनुद्दीन पढ़ा है, अमीन कामिल पढ़ा है, जो भी अली मोहम्मद लोन पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। मैंने सूफी गुलाम अहमद भी पढ़ा है, मैंने हर एक को पढ़ा है जी। मतलब अगर इसके 10 अफसाने हैं, 4 तो मैंने पढ़े होंगे। मैंने सुजूद सालानी का भी पढ़ा है, उनके ड्रामा भी पढ़े हैं। मैंने शौकत शहरी के ड्रामा पढ़े हैं। 16 नावल हमारे यहाँ एक ही राइटर ने लिखे हैं कश्मीरी में। डू यू नो? नो नॉवेल्स लिखे हैं 16, डॉक्टर सोहनलाल कोल ने। मैंने सभी पढ़े हैं। आपने खरादी की दुकान पता है आपने क्या होता है? वो काम करता, मैं वहाँ बैठता था, वहाँ उसके पास बुजुर्ग आते थे एल्डरली, वो बातें करते थे आपस में, मैं सुनता था। उसी से हमारी इंस्पायरेशन जो है वहीं से मिली है। और मेरा लिखने में यही बातें आती हैं। ये बातें जब मैं लिखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं टच होता है। आखिरी सवाल जो हमारा रहेगा आपसे शकील साहब, वो ये है कि एक मैसेज जो आप इन यंग ऑथर्स को देना चाहिए या इन जनरल आप रीडर्स को, राइटर्स को देना चाहें? देखिए, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, वो अफसाना हो, वो नावल हो, वो ड्रामा हो, पहले पढ़ो फिर समझो। पढ़ना ही नहीं ज़रूरी है। एक कहानी अगर आप पढ़ेंगे 10 बार तो इसकी तह में जाके आप देखें और क्या है इसमें। ये ऊपर की बात आपने पढ़ी, लेकिन इसमें ये क्या कहना चाहता है। तो राइटर को हम किसी कारखाने में नहीं बना सकते। आप किताबें कितनी भी पढ़ो, अगर आप में वो सलाहियत नहीं है, वो खुदादाद फन नहीं है, तो आप वैसा नहीं लिख पाओगे। आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कन्वर्सेशन देखने के बाद कई लोगों को फ़ायदा होगा, ख़ास तौर से जो ये यंग ऑथर्स हैं उन्हें। इंशाल्लाह आपसे आइंदा बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शुमारे में इतना ही। आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।